नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नॉवल बिटवीन लव एंड वॉर जिसकी राइटर है माहा गुल, उसकी ये 9वीं एपिसोड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। हयाम और अरहम को हॉस्पिटल भेजने के बाद बसाम और शामिर ने वहाँ मौजूद लड़कियों को शामिर की सीक्रेट हॉस्पिटल पहुँचाया, जहाँ वो अपने किसी केस में ज़ख्मी हुई लड़कियों या बच्चों को लाता था। उन्हें हॉस्पिटल में छोड़ने के बाद वो गैंग के ज़ख्मी लोगों को लिए शामिर के बेसमेंट में आई, जहाँ उनसे ये मालूमात मिली कि मीटिंग होने से पहले उनके मोबाइल पर एक दूसरे से कोई बात नहीं होती थी। मीटिंग का एक टाइम मुकर्रर है और हर कोई उस वक्त उस दिन वहाँ मौजूद होता था, और उनका सफ़िया बेगम और कैसर हयात से भी कोई राब्ता नहीं था। वो बस लोगों के कहने पर लोगों दूसरों का कत्ल या अगवा करते थे। लेकिन वो किसका कत्ल कर रहे हैं, कोई क्यों करवा रहा है, इस बात से उन्हें कोई सरोकार नहीं होता था। उन्हें बस पैसों से मतलब होता था। इतने सालों से साथ काम करने के बावजूद वो एक दूसरे की साथी ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते थे। कैसर हयात एक बिजनेसमैन है, ये बात तो आम लोगों को भी पता थी, तो हमें भी मालूम है, इसके अलावा कुछ नहीं। इतने दिन मसरूफियत में बसाम को मायसा से बात करने का मौका ही नहीं मिला, और जिस दिन वो आया उस दिन फिरदौस बेगम ने निकाल दिया। अब पाइप से चढ़ते वो मायसा के टेरेस में दाखिल हुआ, और जैसे ही कमरे में आया उसे मायसा कहीं न दिखी, लेकिन वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, जिससे बसाम ने अंदाज़ा लगाया कि शायद वो शावर ले रही हो। 10 मिनट, 20 मिनट, अब तो आधा घंटा हो गया था, मुसलसल शावर की आवाज़ आ रही थी। मायसा यार, कितना टाइम और लगाओगी, बसाम ने झुंझलाते हुए दरवाजे पर दस्तक देकर कहा। वो उसे देखने के लिए तड़प रहा था, और वो मैडम बाहर निकलने का नाम तक नहीं ले रही थी। 5 मिनट में तुम बाहर न निकले तो मैं अंदर आ रहा हूँ, बसाम ने लहजे को हत्तुल इम्कान संजीदा रखते हुए कहा, क्योंकि मायसा को तंग करने का सोच आंख की शोखी से चमक रही थी। मगर 5 मिनट गुजरने के बाद भी मायसा की कोई आवाज़ नहीं आई, तो बसाम को फिक्र लाहक हुई। फिर एक भी सेकंड ज़ाया किए बगैर दरवाजे के हैंडल को घुमाया तो अंदाज़ा हुआ कि दरवाज़ा लॉक नहीं था। बसाम जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, वॉशरूम में अंधेरा था, जिसे देख बसाम को अपनी जान निकलती महसूस हुई। उस दिन वाला वाक़या याद आया तो अपनी गफलत पर खुद को शूट करने का दिल किया। भूरी आंखें पल में लाल लंगारा हुई, हाथों से टटोलकर लाइट ऑन की। नज़रें जैसे ही शावर के नीचे बैठी साकित से मायसा पर गई, तो बसाम को लगा किसी ने उसका दिल अपने पांव तले कुचल दिया हो। एक ही जस्ट में मायसा के करीब पहुंचकर हाथ मारकर शावर बंद किया और मायसा को खुद में भींच लिया, जो ठंड से बुरी तरह से कपकपा रही थी। गुलाबी भरे भरे होंठ उस वक्त नीले हो गए थे। मायसा को बाहों में भरे जल्दी से बेड पर लाकर लिटाया और कबर्ड से उसके कपड़े और टॉवल लेकर आया। लाइट ऑफ करके बिना किसी हिचकिचाहट के गीले लिबास को मायसा के वजूद से जुदा करके उसे कपड़े पहनाकर लाइट ऑन की और उसके गीले बालों पर टॉवल लपेटा। उस सब के दौरान होंठ सख्ती से आपस में व्यवस्थ थे। कमरे से बाहर जाकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। जब कोई नज़र नहीं आया तो जल्दी से नीचे उतरकर किचन में दाखिल हुआ। नीम गर्म दूध करके उसमें मायसा का फेवरेट चॉकलेट सिरप डाला और फ्रिज में रखा। रशियन सैलेड भी ट्रे में रखा और कदम कमरे की जानिब बढ़ाए। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ तो नज़र मायसा के कपकपाते वजूद पर गई। दरवाज़ा लॉक करके मायसा के पास आया, सहारा देकर मायसा को बिठाया और ख़ुद उसकी पुश्त पर बैठकर मायसा की पुश्त को अपने सीने में भींच लिया। दूध का गिलास ज़बरदस्ती मायसा के लबों पर लगाया। जब तक उसने ख़त्म नहीं कर दिया, बसाम ने सख्ती से उसे वैसे ही थामे रखा। दूध ख़त्म होने पर बसाम ने सैलिड आगे किया, जिस पर मायसा ने कपकपाते हाथों से उसे पीछे करके अपना रुख बसाम की तरफ करके चेहरा बसाम के सीने में छुपा लिया। बसाम ने लब भींचकर सैलिड टेबल पर रखा और मायसा को सख्ती से खुद में भींच लिया। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस मायसा, दबे दबे लहजे में खरा कर कहा तो मायसा की हिचकी बंद गई। मेरा दिल तो चाह रहा है तुम्हारा हशर बिगाड़ दो। नरमी दिखाने की बजाय बसाम ने आज सख्त लहजा अपनाने का सोचा। जब तक वो नरमी से काम लेता रहेगा, शायद तब तक वो उस हादसे से कभी निकल ही ना पाए। तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ था। अल्लाह ने बसाम राजपूत को मायसा के इस गम से बचा लिया था। मुझे तुम्हारे सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया था कि बसाम राजपूत कभी इस बात पर शर्मिंदा ना हो कि वो अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सका। तो फिर तुम खुद को तकलीफ़ देकर उस रब की क्यों नाशुक्री कर रही हो? आजमाइश में डाला था तो इज्जत के साथ निकाल भी तो दिया था ना। मायसा के बाल अपनी मुट्ठी में भरकर चेहरा अपने चेहरे के रूबरू करके घरा कर कहा तो मायसा की आंखें पल में नम हुई, जबकि मायसा ने तड़पते हुए बसाम के हाथ अपने बालों से हटाकर चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। मैं नाशुक्री नहीं हूँ बसाम, रोते हुए कहा तो बसाम ने अपनी गिरफ्त मायसा के गिरफ्त सख्त कर दी। मैं वाबत से नाराज़ थी बसाम। उन्होंने अपनी बीवी को खोया था तो हमने भी तो अपनी माँ को खोया था। मैं तो छोटी थी ना, क्या हमारा घर उनसे कम था?
हम अपने बाप की जिम्मेदारी थी, हमारी हिफाजत करना उनका फ़र्ज़ था, मगर उन्होंने घर के बाहर खड़े 2 चौकीदारों पर हमारी हिफाजत छोड़कर खुद को कमरे में बंद कर लिया। उन्हें पता था मैं घर में अकेली होती हूँ, एटलीस्ट जब टीचर आता था वो तभी रूम से निकल आते, लेकिन नहीं, उन्हें तो अपने गम से फुर्सत नहीं थी। औलाद की इज्जत और जान की हिफाजत माँ बाप की जिम्मेदारी होती है ना, कि घर के बाहर खड़े चौकीदार की। मैं बहुत कोशिश करती हूँ भूलने की, मगर नहीं भुला पाती बसाम। मेरा दम घुटने लगता है। हिचकियों से रोती हुई बसाम राजपूत के दिल को तड़पा गई। अपने हाथों में माइसा का चेहरा भरकर सामने किया और नरमी से उसके माथे पर अपने लब रखे। लेकिन आज के बाद तुम्हें वो सब कभी याद नहीं आएगा, ये वादा है बसाम राजपूत का। बसाम राजपूत की शिद्दतें और तुम्हारे पूर पर मेरे लम्स की खुशबू तुम्हें तुम्हारी सोचों को सिर्फ मुझ तक कैद कर देगी। नरमी से माइसा को बेड पर लेटाकर अपनी शर्ट उतारकर तकिए के पास उछाली और अपने हाथ माइसा के इर्द गिर्द टिका दिए। बसाम के चौड़े मजबूत सीने तले माइसा को अपना आप दबता हुआ महसूस हुआ कि तभी बसाम ने नरमी से माइसा की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाकर सर के ऊपर बेड पर पिन कर दी। अपनी मखमूर जज्बात से सुर्ख पड़ती नज़रें माइसा के चेहरे पर टिका दी। अपने चेहरे पर बसाम की दहकती सांसों और तपिश देती नज़रों को महसूस करके माइसा ने अपने खुश्क पड़ते होंठों पर ज़बान फेरकर उन्हें तर किया। पलकें उठाई तो नज़रें बसाम की नज़रों से टकराई, जो आंखों में जज्बात का ठाठे मारता समंदर लिए उसे ही देख रहा था। माइसा के देखने पर अनाबी होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट आई और फिर शिद्दत से माइसा के होंठों पर झुक आया। गुलाब की पंखुड़ियों की मानिंद होंठों की नरमाहट को पूरी शिद्दत से महसूस करते बसाम राजपूत पल में बहकने लगा। अपने वजूद पर जा बजा बसाम के पुरतपिश हाथों का लम्स महसूस करके माइसा को अपनी जान निकलती महसूस हुई। अपने हाथ बसाम की पुश्त पर मजबूती से बांध दिए। माइसा के नरम गरम लम्स में बसाम राजपूत मुकम्मल तौर पर गुम हो चुका था। जब माइसा को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी तो बसाम की कमर पर मुक्के बरसाए, जिसे महसूस करके बसाम मुस्कुराते हुए पीछे हटा और अपना सर माइसा के सर से टिका दिया, जो गहरे गहरे सांस लेती अपनी बेतरतीब हुई सांसों को हमवार करने की कोशिश कर रही थी। अभी बसाम फिर से झुकता, माइसा ने अपनी हथेली उसके होंठों पर रख दी, जिस पर बसाम ने शिद्दत से अपना लम्स छोड़कर सवालिया नज़रों से माइसा की जानिब देखा। मुझे डर लग रहा है बसाम, अपने खुश पड़ते होंठों को तर करके कहा तो बसाम ने झुककर नरमी से उसके माथे पर अपना लम्स छोड़ा। मुझ पर यकीन है ना जिंदगी, माइसा की थोड़ी तले अपनी शहादत की उंगली रखकर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा तो माइसा ने सर इस बात में हिलाया तो बसाम ने उसकी थोड़ी पर शिद्दत से अपना लम्स छोड़ा। तो फिर इस बात पर भी यकीन रखो कि बसाम राजपूत कभी भी तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। माइसा की तेज़ चलती सांसों में सांस भरकर कहा तो माइसा कान की लौ से गर्दन तक सुर्ख पड़ गई। खुद को बसाम की जानलेवा कुर्बत से आज़ाद महसूस करके माइसा एक झटके में उठी तो नज़र बसाम की पुश्त से टकराई, जो कब्र से माइसा का मफलर निकाल रहा था। बसाम के इरादे जानकर माइसा को अपनी जान निकलती महसूस हुई। अभी वो फरार का कोई रास्ता ढूंढती कि बसाम मुस्कुराते हुए उसके करीब आया। बसाम प्लीज़ ऐसे ना करें, माइसा ने मुनमनाते हुए कहा तो बसाम ने उसे अपने असार में लिया तो माइसा ने अपने हाथ बसाम के सीने पर रख दिए। ठीक है, ऐसे नहीं करते तो खुद से बता दो कि कैसे करें, शोक नज़रें माइसा के दिलकश नकूश में उलझा कर कहा तो माइसा ने रूहानसी शक्ल बनाकर बसाम को देखा। आज तो फरार नामुमकिन है जाने मन, आज बसाम राजपूत तुम्हारे वजूद की गहराइयों से रूह तक उतरने का इरादा रखता है और तुम्हारे इस बेवजह के डर को हमेशा के लिए ख़त्म करने का। माइसा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बेड पर धक्का दिया और खुद उस पर झुक गया। माइसा के कंधे से शर्ट हटाकर अपना दहकता लम्स वहाँ छोड़ा। माइसा ने बसाम के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे करना चाहा तो बसाम ने उन्हें अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर सीने से हटाकर अपनी पुश्त पर बांध दिया। माइसा की गर्दन पर जां बजा अपना लम्स छोड़ते, माइसा की वजूद की गहराइयों में डूबते बसाम राजपूत उसके वजूद को तस्खीर करता चला गया। कमरे की मायनी खेज खामोशी में दोनों की सांसों का रक्स जारी था। बसाम राजपूत की शिद्दतों पर कभी माइसा को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस होती और कभी धौंकनी की मानित चलती हुई, जिस पर बसाम राजपूत अपनी सांसें उसकी सांसों से उलझाकर उसे बेबस कर देता। हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। मोबाइल वापस रखकर नज़रें अपने सीने पर गई, जहाँ उसकी कुल कायनात उसकी शिद्दतें बर्दाश्त करके अब नढाल सी बिखरी हालत में बसाम के सीने में सिमट कर सो रही थी। चेहरे पर बसाम के गुर्बत के अनगिनत रंग बिखरे हुए थे।
मायसा के बालों में हाथ फेरते बसाम ने नरमी से उसके माथे पर अपना लम्ब छोड़ा और मायसा को शिद्दत से खुद में भींच लिया। आज मायसा राजपूत मुकम्मल तौर पर बसाम राजपूत की होकर उसकी खुशबू और रंग में रंग चुकी थी। इस बात का अंदाज़ा बसाम राजपूत की भूरी आंखों से फूटती खुशी और चमक से बआसानी लगाया जा सकता था। आज तो शायद बसाम राजपूत को नींद आना नामुमकिन ही था। नज़रें मुसलसल अपने हसार में सो रही अपनी बीवी के मासूम चेहरे पर मरकूज थी। दिल था इतनी कुर्बत के बाद भी सैराब नहीं हो रहा था। लब थे कि अभी भी तशना थे। गहरी सांस भरकर बसाम ने मायसा को तकिए पर लिटाया और ख़ुद उसके सीने पर सर रखकर उसे खुद में भींचते आंखें मूंद कर सोने की कोशिश की। डॉक्टर फ़तीन कहाँ है? अनान आज इतने दिनों बाद फ़ातीन से मिलने आई थी। घर तो नानी हिटलर बनी हुई थी और फार्म हाउस जाने का उसे वक्त नहीं मिला, मगर आज उसका शो जल्दी ख़त्म हो गया था। अपना ड्रेस उसने पहले ही गाड़ी में रखा था। शो के बाद स्टूडियो में ही ड्रेस चेंज करके वो हॉस्पिटल फ़ातीन से मिलने आई, मगर वो अपने ऑफिस में नहीं था। पास से गुजरती नर्स को रोक कर फ़ातीन के बारे में इस्तफार किया। मैम, डॉक्टर फ़ातीन तो डॉक्टर किरण के साथ राउंड पर हैं। नर्स मुस्कुराकर जवाब देकर आगे बढ़ गई, मगर डॉक्टर किरण का सुनकर अनान के तन बदन में आग सी लग गई। उस दिन तो टेंशन में उसे पूछना याद नहीं रहा, मगर वो उस डॉक्टर का इशारे से फ़ातीन को जवाब देना, फ़ातीन का डॉक्टर किरण को बुलाना उसे अच्छे से याद था। तनफन करती वो वार्ड की तरफ बढ़ी, मगर उसे फ़ातीन वहाँ भी कहीं दिखाई न दिया। आंखों में जैसे मिर्चें सी भरने लगी। शौहर कहाँ है मेरा? सामने से गुजरते डॉक्टर के आगे दीवार बनकर खड़ी होती दबे दबे लहजे में घर आई तो बेचारा डॉक्टर गड़बड़ा गया। जी, मुझे कैसे पता कि आपका शौहर कौन है और कहाँ है? डॉक्टर ने गड़बड़ाकर अपने सामने खड़ी पागल औरत को हैरत से देखा। देखते हुए जवाब दिया तो अनान ने अपने दांत पीसे। डॉक्टर फ़ातीन कहाँ है? एक एक लफ्ज़ चबाकर अदा किया तो डॉक्टर ने सुकून का सांस लिया। अच्छा, डॉक्टर फ़ातीन, वो तो डॉक्टर किरण के साथ कैंटीन गए हैं अभी, डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा तो अनान ने उसे साइड पर धक्का दिया और डॉक्टर को जब तक शौहर वाली बात समझ आई वो जाती हुई अनान की पुश्त को हैरत से देखने लगा। अनान जैसे ही कैंटीन में दाखिल हुई तो उसे फ़ातीन अपनी तरफ पीठ किए बैठा नजर आया और सामने ही मुस्कुराती हुई वो डॉक्टर। अनान का दिल किया या तो उस डॉक्टर की आंखें फोड़ दे या अपने वाले का सर फाड़ दे। अब तुम मुझे बताओ, मैं किसे जलाऊं, तुम्हें या उस चुड़ैल को? अपने दोनों हाथ टेबल के दरमियान रखकर फ़ातीन की तरफ चेहरा किए दबे दबे लहजे में कहा तो फ़ातीन ने हैरत से अनान को देखा, जबकि डॉक्टर किरण इस अफ्ताद पर हक दक्सी अनान की पीठ को देख रही थी, क्योंकि अनान के इस तरह से झुकने पर वो फ़ातीन को नहीं देख सकती थी। आन, अपनी हैरत पर काबू पाकर फ़ातीन ने मोहब्बत से चूर लहजे में पुकारा और उसके गाल पर हाथ रखना चाहा, जिसे अनान ने बुरी तरह से झटक दिया। सारा जंगलीपन हुआ, आंखें पल में नम हुई और एक ही झटके में वहाँ से पीछे हटती बाहर निकलती चली गई, जबकि फ़ातीन कुछ देर तो साकित सा बैठा रहा और फिर उठकर अनान के पीछे भागा। अनान जो दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठने लगी थी, फ़ातीन ने बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचा और दरवाज़ा बंद करके अनान की पुश्त उससे टिका दी। क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? अपना बायां हाथ गाड़ी पर टिकाकर, जबकि दायां हाथ अनान के चेहरे और गर्दन के दरमियान रखते हुए फिक्रमंदी से इस्तफार किया। अब तक जिंदा क्यों हूँ, मर क्यों नहीं गई, इसीलिए रो रही हूँ, फाड़ खाने वाले अंदाज में चिल्लाकर कहा तो फ़ातीन ने सख्त नज़रों से अनान को घूरा, जबकि आंखों से भल भल आंसू बह रहे थे। फ़ातीन ने अपने जबड़े भींचकर खुद पर जब्त किया, वरना उस औरत का बस चलता तो एक दिन में ही फ़ातीन को पागल कर देती। नरमी से अनान के आंसू चेहरे से साफ करके उसे अपने हसार में लिया। क्या हुआ है आन, क्यों करती हो ऐसी हरकतें जिनकी मुझे समझ ही नहीं आती? फ़ातीन की बात तो अनान के गुस्से को हवा दे गई। एक ही झटके में उसे खुद से दूर किया, जिस पर फ़ातीन ने मुठ्ठियाँ भींचकर अपना गुस्सा जब्त किया। बिल्कुल, अब मेरी हरकतें भी फाजूल लगेंगी, कल को मैं भी फजूल लगूंगी और मेरी बातें, मेरी मोहब्बत तो तुम्हें कभी समझ आई ही नहीं, ना ही आनी है। क्या पता तुम्हारी उस डॉक्टर किरण की बातें समझ आ जाएं, जो आंखें पटपटा कर तुमसे बातें कर रही थी, रोते हुए चिल्लाकर कहा और आखिर में फ़ातीन की नकल उतारकर डॉक्टर किरण का नाम खींचकर अदा किया तो फ़ातीन ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकी। फ़ातीन को मुस्कुराहट छुपाते देख अनान झटके से पलटकर गाड़ी में बैठी। अभी वो दरवाज़ा बंद करती कि फ़ातीन ने अनान को दूसरी सीट पर किया और ख़ुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर सीट बेल्ट बांधी और गाड़ी पार्किंग से निकालकर रोड पर डाली। नज़रें घुमाकर अनान की तरफ देखा, जो सू करने में मसरूफ़ थी। हाथ बढ़ाकर अनान का हाथ थामना चाहा, जिसे उसने झटक दिया, जिस पर फ़ातीन ने ज़ोर से स्टीयरिंग पर अपना हाथ मारा। एक ही बार तुम्हें मेरी बात क्यों समझ नहीं आती आन?
कितनी बार मना किया है, लेकिन तुम हर बार मुझे धुतकार देती हो, शेर सी धार लिए घर आकर कहा। तो अनान ने नम नज़रों से उसकी तरफ देखा, जो लहू रंग आंखें सड़क पर जमाए हुए था। तेज तेज चलती सांस से उसके शदीद गुस्से को वाज़ेह कर रही थी कि कुछ ही पल बाद अनान ने फ़ातीन का हाथ हटाकर उसकी गोद में बैठकर चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। जबकि ये सब इतनी अचानक हुआ कि फ़ातीन साकित हो गया। अपनी गर्दन पर अनान के नरम होंठों का लम्स महसूस करके फ़ातीन के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। मोहब्बत से चूर लहजे में सरगोशी की तो फ़ातीन ने सर झुकाकर खुद में छुपती अपनी बीवी को देखा। नरमी से अनान के माथे पर लम्स जी जानिफा गमगीन लहजे में सरगोशी की तो अनान ने अपनी गिरफ्त सख्त कर दी। उस डॉक्टर को हॉस्पिटल से निकाल दो। अनान की सरगोशी पर फ़ातीन का सारा खुमार भंग हुआ। तासुब से अपनी बीवी को देखा, जो अब उसकी शर्ट के बटनों से खेलने में मसरूफ़ थी। जो हुक्म पाकीजान, मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो अनान के होंठों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट आई। अगर फ़ातीन राजपूत की बीवी उस डॉक्टर को पसंद नहीं करती और नहीं चाहती थी कि वह उसके शौहर के इर्द गिर्द दिखे, तो फ़ातीन राजपूत कैसे उसके खिलाफ जा सकता था। वो कभी भी किसी थर्ड पर्सन की वजह से अपनी बीवी को बिला वजह की टेंशन में मुब्तला नहीं कर सकता था, अपने रिश्ते को बदगुमानी की नज़र नहीं कर सकता था। इसीलिए बिना बहस किए हाँ कर दी। डॉक्टर को तो वो किसी और हॉस्पिटल में भेज सकता था, इसके लिए मुश्किल नहीं था ये काम। फ़ातीन के सीने पर अपने दोनों हाथ रख ऊपर को होकर फ़ातीन के होंठों को नरमी से छुआ। उफ, जान लेने का इरादा है क्या? गाड़ी को ऑटोमेटिक मोड पर करके अपना हसार अनान के गिर्द तंग करते हुए कहा। तो अनान ने अपनी सुर्ख आंखों से फ़ातीन की जानिब देखा। एक मिनट, तुम इतनी जल्दी मान कैसे गए? कहीं तुम उस डॉक्टर को कहीं और छुपाकर मुझे धोखा तो नहीं देने वाले? अनान की बात पर फ़ातीन का दिमाग भग से उड़ा। फटी फटी आंखों से अनान को देखा। वो भेजने तो वाला था, मगर अनान की सोच। फ़ातीन ने अपनी सोच पर लानत भेजी। सोच समझ कर बोला करो अनान, वरना तुम्हारी इस फराटे भरती ज़बान को मैं जैसे काबू करूँगा, फिर तुम बोलने से तौबा कर लोगी, तनवीर लहजे में कहकर एक साइड पर गाड़ी रोकी। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी बातें तो फजूल लगनी। अभी अनान मज़ीद गुलफशानी करती कि फ़ातीन पूरी शिद्दत से उसके चेहरे पर झुक आया, जिससे अनान की फराटे भरती ज़बान तालू से चिपक गई। अब बोलो कि कुछ फजूल। नरमी से पीछे होकर अपना सर अनान के सर से टिकाकर कहा। मुझे भूख लगी है फ़ा, मुझे आजकल बहुत भूख लग रही है फ़ा। मेरा पेट ही नहीं भरता फ़ा, मैं मोटी हो जाऊंगी, तुम्हें प्यारी नहीं लगूंगी, तुम मुझे बाहों में नहीं उठाओगे, मेरा रोने का दिल करता है। हिचकियों से रोती एक ही सांस में कहती वो फ़ातीन को साकित कर गई। वो मोटी हो जाएगी, इस बात को लेकर इतना इनसिक्योर फील कर रही थी। फ़ातीन का दिल किया अपना सर किसी दीवार में मार के। क्या हुआ अन, तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्या? फ़ातीन ने गाड़ी ड्राइव करते हुए अनान को देखकर फिक्रमंदी से इस्तफार किया, जो उसके कंधे पर सर टिकाए रोने में मसरूफ़ थी। नहीं, मैं बोर हो रही थी, इसीलिए रोना शुरू कर दिया, दांत पीसकर जवाब दिया। तो फ़ातीन ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। खाना तो तुमने खा लिया है, तो अब हॉस्पिटल चलते हैं, तुम अपना चेकअप भी करवा लेना और मैं तब तक दूसरे पेशेंट्स को देख लूँगा। अनान के कंधे के गिर्द अपना बाजू फैलाते हुए कहा। तो अनान ने खामोशी से इस बात में सर हिला दिया, क्योंकि अपनी तबीयत तो उसे भी ठीक नहीं लग रही थी और अब तो बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंचकर फ़ातीन ने गाड़ी पार्क की और अनान का हाथ थामे अंदर दाखिल हुआ। तुम सबको बताओगे कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? फ़ातीन के कान में सरगोशी की तो उस बेचारे ने गहरी सांस भरकर इस बात में सर हिलाया। ये जो तुम बिना चूँ चरा किए मेरी बात मान लेते हो, साबित क्या करना चाहते हो? मैं जालिम बीवी हूँ और तुम मजलूम शौहर? अनान ने आंखें घुमाकर कहा। तो फ़ातीन को तो सकता ही हो गया था। तुम आजकल सच में बहुत फजूल बोल रही हो अन, फ़ातीन ने रुख अनान की तरफ करके घूर कर कहा। तो अनान ने कंधे झुकाए। डॉक्टर को किसी फीमेल डॉक्टर को मेरे ऑफिस भेजिए, मुझे अपनी मिसेस का चेकअप करवाना है। रवानी में मुंह से निकलते डॉक्टर किरण के नाम को दांतों तले ज़बान दबाकर रोका और एक चोर नज़र अनान पर डाली, जिसका सारा ध्यान फ़ातीन के हाथ में मौजूद अपने हाथ पर था। शुक्र का सांस लेकर फिर किसी डॉक्टर का नाम नहीं लिया, बल्कि फीमेल कह दिया। अगर वो नाम ले लेता तो अनान उसके पीछे पड़ जाती। फिर एक दिन फ़ातीन का हॉस्पिटल स्पेशल मेल हॉस्पिटल के नाम से मशहूर हो जाता। जहाँ अनान मैडम ने किसी फीमेल को टिकने नहीं देना था। जबकि रिसेप्शन पर खड़ी नर्स मुंह खोले अपने सीनियर डॉक्टर और उसकी बीवी को देख रही थी और इस बात में सर हिलाकर जवाब दिया। तो फ़ातीन उसको हॉनको जैसी शक्ल देखकर अनान का हाथ थामे अपने ऑफिस दाखिल हुआ। तुम यहाँ बैठो अन, मैं आता हूँ, डॉक्टर आए तो अपना चेकअप करवा लेना, अनान के बालों में अपनी उंगलियाँ फेरते नरम लहजे में कहा। तो अनान ने सर इस बात में हिला दिया।
अनान की इतनी शराफत से बात मान जाने पर फ़ातिन ने अपनी मुस्कुराहट रोकी। वो अनान को ये बताकर नया महाज नहीं खड़ा करना चाहता था कि वो फ़ातिन की हाँ में हाँ मिलाती एक फर्माबरदार मासूम बीवी लग रही है। एक भरपूर इस्तेहकाक भरी निगाह अनान के खूबसूरत चेहरे पर डालकर बाहर निकल गया। अपने ऑफिस से डॉक्टर किरण को निकलते देख फ़ातिन का दिल किया अपना सर सच में किसी दीवार में मार के ले। काश वो नाम लेकर ही किसी और डॉक्टर का कह देता। गहरी सांस भरकर डॉक्टर किरण को इग्नोर करता ऑफिस में दाखिल हो गया। ये काफ़ी रूड तो लगा, मगर रुकता तो अनान ने उसका सर फाड़ देना था। फ़ातिन जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो अनान को खूनख्वार नज़रों से खुद को घूरते हुए पाया। मैंने जानबूझकर नहीं बुलाया था उस डॉक्टर को, फ़ातिन ने अपनी सफाई देते हुए कहा। जब अनान ने टेबल पर पड़ी हर चीज़ अपने हाथ में पकड़ते उस पर उछालनी शुरू कर दी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ था, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। फ़ातिन के करीब आने पर उसके सीने पर मुक्के बरसाते हुए कहा तो फ़ातिन ने ज़बरदस्ती अनान के हाथों को काबू करके पूंछ पर लगाया। अब क्या कर दिया मैंने? तुम मुझे पहले मेरा कसूर बता दिया करो, फिर मैं खुद ही सज़ा के लिए सर झुका दिया करूँगा। फ़ातिन ने झुंझलाते हुए कहा तो अनान ने अपना सर उसके सीने से टिका दिया, जिस पर फ़ातिन ने गहरी सांस भरी। चीखने चिल्लाने लड़ने का इख्तिताम हमेशा यही होता था। शुक्र था इख्तिताम गले लगने पर होता था, दबाने पर नहीं। अपना हसार अनान के गिर्द बांधकर थोड़ी उसके सर पर टिका दी। जब अगले 9 माह तक बिना चू चरा किए मेरे मूड स्विंग्स बर्दाश्त करोगे, मेरी भूख और नखरे सब कुछ। अपनी थोड़ी फ़ातिन के सीने पर टेकाकर मुस्कुराती नज़रों से उसे देखते हुए कहा तो फ़ातिन ने खुशगवार हैरत से अनान की तरफ देखा। मतलब आन क्या सच में? खुशी से फ़ातिन को अपना आप हवाओं में महसूस हो रहा था। बिना अनान को समझने का मौका दिए उसे अपनी बाहों में भरकर घूमने लगा, जबकि अनान की खूबसूरत हंसी की खिलखिलाहट फ़ातिन को अपने दिल में उतरती महसूस हुई। अनान को नीचे उतारकर अपना एक हाथ उसकी कमर में डालकर जबकि दूसरा उसके चेहरे और गर्दन के दरमियान रखा। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है आन जिसमें अपनी खुशी को बयान कर सकूं। मेरा दिल एक वक्त हंसने का भी कर रहा है कि लोगों को खुशी से चीख चीख कर बताऊं कि मैं बाप बनने वाला हूं, और रोने का भी कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अधूरा बचपन पूरा करने वाला कोई आ रहा है। हम हमेशा उनके साथ रहेंगे आन। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा मैं कभी अपनी औलाद को बाबा मामा की तरह जल्दी छोड़ कर नहीं जाऊंगा, न तुम्हें जाने दूंगा। अपना सर अनान के सर से टिकाकर रंधे हुए लहजे में कहते वो अनान की आंखें भी नम कर गया। मैं अब थक गई हूँ, एक तो तुम्हारे घुमाने से अभी तक चक्कर आ रहे हैं मुझे। फ़ातिन का ध्यान बटाने को कहा तो उसके होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। नरमी से झुककर अनान के माथे पर अपना लम्स छोड़ा और उसका हाथ अपने हाथ में थामा। मोहब्बत से लबरेज नज़रें अनान के चेहरे पर टिकी हुई थी, जिस पर अनान ने सुर्ख पड़ते अपने चेहरे का रुख बदल लिया। चलो अब तो नानी मुझे भी नहीं रोक सकेगी, कुछ याद आने पर फ़ातिन ने कहका लगाकर कहा तो अनान ने घूर कर उसे देखा। बामुश्किल खुद की हंसी पर काबू पाया, आंखें अभी भी मुस्कुरा रही थी, जिस पर अनान ने ताज्जुब से सर हिलाया। चलो तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ, कुछ खाकर आराम करना। अनान के चेहरे पर झूलती आवारा लिट को कान के पीछे अड़सते हुए कहा तो अनान ने फ़ातिन के कंधों पर हाथ रख कर उसे झुकाया, जिस पर फ़ातिन ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा अनान की तरफ झुका दिया। फ़ातिन के माथे पर अपना लम्स छोड़कर मुस्कुराते हुए पीछे हटी। कुछ खाकर नहीं, भूख लग गई है मुझे, रास्ते में ही कुछ खाकर जाएंगे, फ़ातिन के साथ आगे बढ़ते हुए कहा तो फ़ातिन ने इस बात में सर हिलाया। रास्ते में अनान को खाना खिलाकर और कुछ उसके लिए पैक करवाया और फिर उसे राजपूत मैंशन छोड़कर दानियाल के फार्म हाउस का रुख किया। ये क्या है? दानियाल ने हैरत से इतनी मिठाई देकर फ़ातिन से इस्तफ़ार किया। कुछ दिन पहले यहीं ढेर सारी मिठाई और खाने का हसाम ने लगाया था, जिसे बसाम और दानियाल गरीबों में बांट कर आए साथ, लेकिन फ़ातिन क्यों लाया उसकी समझ उसे नहीं आई थी। कोई मुश्किल सर्जरी कामयाब हो गई होगी डॉक्टर साहब की, बसाम ने मुस्कुराते हुए मिठाई अपनी तरफ खिसकाते हुए कहा तो फ़ातिन ने कीनातूज़ नज़रों से उसे घूरा। प्रमोशन हो गया मेरा, फ़ातिन ने अपने सीने पर हाथ रखकर आगे को झुकते हुए कहा तो दानियाल ने अब्रू अचकाकर उसे देखा, हाथ से मिठाई पीछे खिसकाई, अपनी दोनों टांगें टेबल पर रखकर सोफे से कमर टिकाकर सिगरेट सुलगाई। पहली दफ़ा सुन रहा हूँ हॉस्पिटल के ऑनर का भी प्रमोशन हो रहा है, वो भी उसके अपने हॉस्पिटल में, दानियाल ने तंजिया लहजे में कहा तो फ़ातिन ने दांत पीसकर उसे देखा। जॉब की बात मैंने की ही नहीं, रिश्ते में प्रमोशन की बात कर रहा हूँ, फ़ातिन ने दांत पीसकर कहा और दानियाल की टांगें टेबल से पटकने के अंदाज में नीचे की और ख़ुद उसके सामने बैठ गया। ये रिश्तों में प्रमोशन वाला ला कब से ईजाद हुआ? आपको पता है कुछ इस ला के बारे में?
बसाम ने पहले सवालिया लहजे में फ़ातीन से पूछा और फिर दानियाल से इस बारे में इस्तफ़ार किया तो दानियाल ने नफ़ी में सर हिलाया, सिगरेट का कश लेकर अपना सर सोफ़े की पुष्ट से टिका दिया। नवाल को पता होगा, बसाम ने ड्रामाई अंदाज में कहकर नवाल का नंबर मिलाना चाहा तो दानियाल ने झटके से उठकर उसका मोबाइल छीन कर सामने सोफ़े पर उछाला। उम्र में छोटी है मगर रिश्ते में तुमसे बड़ी है। आइंदा से नवाल को नाम से नहीं भाभी कहकर बुलाओगे, वरना कीमा बना दूंगा मैं तुम्हारा, सर्द लहजे में कहा तो फ़ातीन ने ज़ोर से टेबल पर हाथ मारा। वो जो अपनी खुशी बताने को बेचैन था, उनके ड्रामे ही ख़त्म नहीं हो रहे। फिक्र मत करो, ये लात तुम पर भी अप्लाई हो जाएगा, लग जाएगा पता कि रिश्तों में प्रमोशन कैसे होते हैं। लेकिन इससे पहले कमीनों मुझे गले मिलो, तुम लोगों का भाई बाप बनने वाला है। फ़ातीन की खुशी से चिल्लाने पर पहले तो वो दोनों हैरत से देखते रहे और फिर समझ आने पर उसके ऊपर कूद पड़े। जबकि फ़ातीन टेबल से नीचे गिरा तो वो दोनों भी उसके साथ। याहू, मैं एक और बेबी का चाचू बनने वाला हूँ, असाम के चिल्लाकर कहने पर दानियाल ने उसे परे धक्का दिया। असाम के आगे मेरी चलती नहीं, मगर तुम्हारे बेबी का नाम मैं रखूँगा, दानियाल ने फ़ातीन का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए कहा तो फ़ातीन ने खुशी से मुस्कुराते हुए इस बात में हंस हिलाया कि तभी दानियाल ताली बजाते ये भूल गया कि उसके हाथों के दरमियान फ़ातीन का चेहरा है। अपने चेहरे के दोनों तरफ एक साथ पड़ने वाले थप्पड़ पर फ़ातीन को अपने कान सुन होते महसूस हुए। अबे साले, अभी मैंने अपने बच्चे की किलकारियाँ भी नहीं सुनी, तू अभी से मुझे बहरा करने वाला था, दानियाल को नीचे पटक कर उसके सीने पर बैठकर नाक पर मुक्का मारते हुए कहा तो बसाम का फलक शगाफ कहका गूंजा। बच्चे की किलकारियाँ नहीं, अनान की गालियाँ। मेरे जाहिल फा, बच्चों के फीडर कौन बनाएगा? मेरे पोड़ फा, बच्चों की नैपी कौन चेंज करेगा? सामने सोफे पर लेटते कहके लगाते हुए कहा तो दानियाल का भी बेसाख्ता कहका गूंजा, जिस पर फ़ातीन ने उसे फिर से एक मुक्का जड़ दिया। बकवास बंद करो दोनों, फ़ातीन ने दांत पीसते चिल्लाते हुए कहा तो वो दोनों और ऊंची आवाज़ में कहके लगाने लगे। वाह, मेरी कमर में दर्द है, बच्चों को आप सुला दें। वाह, मेरा खट्टा खाने का दिल चाह रहा है, गोलगप्पे खिला दे। अब की बार दानियाल ने मुंह के डिज़ाइन बनाते हुए कहा तो फ़ातीन का दिल किया कि अपने बाल नोच ले। तुम क्यों चाह रहे हो दानियाल कि मैं तुम्हें तुम्हारी लाल परी का लाल परा बना दूं? फ़ातीन ने अबरोज कहकर तंजिया लहजे में कहा तो दानियाल की हंसी को ब्रेक लगी, जबकि दानियाल की पक शक्ल देख बसाम के कहके फिर से उबल पड़े। और तुम क्यों चाहते हो बसाम कि मैं जाकर नानी से कहूँ कि वो रात माइसा के कमरे में सोया करे या उसके टेरिस के दरवाजे को लॉक कर दे? अपनी इज्जत अफजाई को भूल कर दांत पीस कर बसाम को खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए कहा तो पल में बसाम के चेहरे का रंग उड़ा, जिस पर फ़ातीन और दानियाल के कहके लाउंज की फ़िज़ा में गूंजे, जिस पर बसाम अपने बालों में हाथ फेर कर रह गया। क्या बात थी अनान जो तुमने मेरी नींद ख़राब की? नवाल ने जमाई लेते हुए अनान से कहा, जो खुद हयाम के गर्द अपना हसार बांधकर उसके कंधे पर सर टिकाकर बैठी हुई थी। अनान, पहले ब्लैंकेट ऊपर करो, ठंड लग रही है मुझे, हयाम ने ठंड से कपकपाते हुए कहा तो अनान ने मुंह बसोरकर उन तीनों को देखा तो माइसा को बोलिए कि हीटर ऑन करे, मोबाइल में घुसी हुई है। ब्लैंकेट हयाम के और अपने गिर लपेटते हुए कहा तो नवाल ने दांत पीस कर खूनख्वार नज़रों से उसे देखा। तुम बता रही हो या मैं जाऊं? नवाल ने झुंझलाते हुए कहा। एक उसका कोर्ट में इतना मुश्किल दिन गुजरा था, अभी उसे थोड़ी देर ही हुई थी कि अनान मैडम ने आकर जगा दिया। पहले तुम इधर आओ, उंगली के इशारे से माइसा को अपने करीब आने का कहा तो वो चुपचाप मोबाइल रखकर उसके पास आ गई। पाँव के पास बैठो। अनान की अजीब गरीब बातों पर उन तीनों का दिल चाह रहा था कि उसे दो लगा दे, मगर सब्र के घूंट भरकर माइसा उसके पाँव के पास बैठ गई। तभी अनान ने अपना नाजुक सफ़ेद पाँव उसके गोद में रख दिया। डोंट टेल मी अनान कि अब तुम कहने वाली हो कि मैं तुम्हें दबाऊं, माइसा ने नीली आंखें छोटी करके कहा तो अनान ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं यार, बस चेक करके बताओ कि पाँव भारी फील हो रहा है क्या? अनान बात सुनकर नवाल का दिल किया उसका गला दबा दे। वो कोई वेट चेक करने वाली मशीन है जो बता देगी? नवाल ने आगे बढ़ते हुए कहा। यार बताओ तो फिर एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी, खुश हो जाओगी तुम लोग, अनान ने मुस्कुराते हुए कहा तो माइसा ने ताज्जुब से सर हिलाया। नहीं, है भारी हल्का सा ही है, माइसा ने अनान का पाँव थामते हुए कहा तो पल में अनान का रंग फक हुआ। मेरा बच्चा कहाँ गया फिर? हैरत से मुँह खोले अपने पेट पर दोनों हाथ रखकर कहा तो उन तीनों ने ताज्जुब से उसे देखा। अनान, मेरी तबीयत पहले ही ठीक नहीं, ये नौटंकी सुबह शुरू करते हैं, हयाम ने पचकारते हुए कहा।
तो अनान की आंखें पल में लबाब पानियों से भर गई, जिस पर उन तीनों की जान पर बन आई। हान, क्या हुआ? सही से बताओ तो सही, उन तीनों ने बैक वक्त कहा तो अनान रोती हुई मायसा के गले लग गई। मैंने एक सीरियल में देखा था, माँ कहती है उसकी बेटी का पाँव भारी है, इसीलिए आराम कर रही है। मैंने सर्च किया तो पता लगा वो प्रेग्नेंट है। आज ही तो डॉक्टर ने बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मतलब मेरा पाँव भी भारी है। तो मेरा पाँव क्यों भारी महसूस नहीं हो रहा? मेरा बच्चा कहाँ गया? हयाम, सिसकियों से रोते हुए वो उनको साकित कर गई, जबकि आखिरी बात पर हयाम का दिल क्या उसे सच में दो लगा दे। बच्चा कहीं नहीं गया, बस तुम्हारी अकल घुटनों में चली गई है, अनान के सर पर हल्के से चपत मारते हुए कहा। तो अनान ने रोते हुए उसकी जानिब देखा। पागल हो अनान, पाँव भारी होने का ये मतलब नहीं कि 20 किलो का हो जाए और कोई खुशी की बात ऐसे बताता है, अनान को गले लगाते हुए नबाल ने कहा। तो हयाम और मायसा भी मुस्कुरा दी। मैं भी कहूँ, आन मैडम आज मटन क्यों खा रही थी? पहले सोचा फातिन भाई की पसंद की वजह से, लेकिन अब समझ आया कि हमारे बेबी को अपने बाबा की तरह मटन पसंद है, मायसा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो हयाम और नबाल का मधम कहका गूंजा, जबकि अनान अब हयाम के गिर्द अपने दोनों बाजू बांधे उसके सीने में चेहरा छुपा चुकी थी। हयाम मामा होती तो वो हमसे भी ज़्यादा खुश होती ना, अनान के एकदम से कहने पर उन तीनों की मुस्कुराहट सिमटी। हम कितनी मोहब्बत करते थे पुप्पो से, उनकी इतनी तल्ख बातों के बावजूद भी हमारी मोहब्बत में कमी ना आई। उन्हें हमारे रिश्तों से मसला था ना, तो वो चाहे ये शादियाँ तोड़वा देती, लेकिन हमसे हमारी माँ तो ना छीनती। अपने टूटे हुए रिश्तों पर तो सब्र आ जाता है, एक ना एक दिन इंसान को आगे बढ़ना ही पड़ता है। हम भी बढ़ जाती, लेकिन माँ के मरने पर तो सारी उम्र सब्र नहीं आता ना। माँ जहाँ अपनी मोहब्बत के साए तले छोड़ कर जाती है ना, इंसान फिर सारी उम्र वहीं रह जाता है, वहाँ से आगे तो कुछ भी नहीं होता। वो बेलौस मोहब्बत भरा लम्स फिर कहीं भी नहीं मिलता। जब छोटे होते हैं तो लगता है बड़े हो जाएंगे तो माँ बाप की ज़रूरत नहीं रहेगी, मगर सच तो ये है बड़े होने के साथ साथ ज़िंदगी के हर नए मोड़ पर माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, नम लहजे में कहते वो हयाम के सीने में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। जबकि दरवाजे के बाहर खड़े रिजवान साहब शिकस्ता कदमों से वापस लौट गए। नबाल जैसे ही अपने कमरे में आई तो किसी की मौजूदगी महसूस करके लाइट ऑन की तो नज़रें सामने सोफे पर बैठे दानियाल पर गई, जो सिगरेट सुलगा रहा था। नबाल ने गहरी सांस लेकर लाइट ऑफ कर दी और बेड के पास आकर साइड लैंप ऑन कर दिया। इधर आओ, कमरे की खामोश फिजा में दानियाल की भारी गमगीन आवाज़ गूंजी तो नबाल को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई। बुरी तरह से अपने लब कुचलकर गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो दानियाल उसकी जानिब मतवज्जे था। नबाल ने सरस से नज़रें फेरी। खुद आ रही हो या मैं अपने तरीके से लाऊं? धमकी भरे लहजे में कहा तो नबाल हिम्मत करके उठी और कदम दानियाल की जानिब बढ़ाए, मगर उसे देखने से गुरेज ही किया। दानियाल के करीब जाकर नज़र उसके हाथ में थामी सिगरेट पर टिका दी, जिस पर दानियाल ने गुस्से से लब भींचे और उस सिगरेट को अपने सामने फेंककर अपने पाँव तले कुचल डाला। दानियाल की उस हरकत पर नबाल का इत्तेकाज़ टूटा। नज़रें दानियाल के हाथ से सिरकती हुई उसके पाँव तक गई, जहाँ अब सिगरेट की राख पड़ी थी। अभी वो कुछ समझती कि दानियाल ने कलाई से खींचकर नबाल को अपनी गोद में बिठा लिया। उस दिन मेरी तकलीफ़ का जानकर मेरे ज़ख्मों पर मरहम रखने आई थी तो मैंने अपना दिल तुम्हारे कदमों में रख दिया नबाल, लेकिन मेरी नाराज़गी महसूस करके भी तुमने पढ़ कर नहीं देखा, एक बार भी मुझे मनाने की कोशिश नहीं की। सर्द लहजे में कहता वो नबाल का हलक खुश कर गया। अपनी कमर पर दानियाल की रेंगती उंगलियों का लम्स महसूस करके नबाल को अपनी जान निकलती महसूस हुई। तुम्हें पता है हसाम क्या कहता है मेरे बारे में? नबाल का चेहरा अपने हाथों में दबोचकर अपने चेहरे के करीब किया, जिस पर नबाल ने सांस रोककर दानियाल की सर्द आंखों में देखा। हसाम कहता है दानियाल की मोहब्बत, दुश्मनी और नफ़रत तीनों ही जानलेवा हैं। जब किसी से मोहब्बत करता है तब उस शख्स को 7वें आसमान तक पहुंचा देता है, जब किसी से दुश्मनी करता है तो अगले जहां, और जब नाराज़ होता है तो उस शख्स को ही भुला देता है। दानियाल ने एक लफ्ज़ चबाकर कहा तो नबाल ने हैरान नज़रों से दानियाल की जानिब देखा। पहले जब किसी से नाराज़ होता था तो उसे भुलाने की कोशिश नहीं करता था, वो कभी याद ही नहीं आया, मगर तुम्हें भुलाने के लिए भी याद करना पड़ रहा है यार, सर्द लहजे में कहते आखिर में लहजा खुद ब खुद गमगीन हो गया। मैं बहुत डर गई थी दानी, मुझे आपके गुस्से से डर लग रहा था और मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी, दानियाल की बढ़ी हुई शेप पर हाथ फेरते हुए कहा तो दानियाल ने नरमी से नबाल का हाथ अपने चेहरे से हटा दिया। नबाल को खुद से उठाकर खुद में उठ बैठा और कदम
कबर्ड की जानिब बढ़ाए। जैसे ही कबर्ड खोला तो दानियाल की लाई हुई तमाम रेड ड्रेसेस वहाँ हैंग हुई पड़ी थी, जिन्हें देख दानियाल के होंठों पर मबहम सी मुस्कुराहट आई, जिसे छुपाकर रेड कलर की साड़ी पकड़कर पलटा। यू हैव जस्ट 10 मिनट्स, गमगीन बोझल लहजे में नवाल को अपने असार में लेकर उसके कान में सरगोशी की तो नवाल को अपना पूरा वजूद कपकपाता हुआ महसूस हुआ। नवाल की गर्दन में गहरा सांस भरकर उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारा और खुद में भींचकर उसे ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर छोड़ दिया। 20 मिनट बाद नवाल जब कमरे में आई तो नज़रें बेड पर शर्टलेस लेटे दानियाल पर गई, जो सिगरेट का धुआं हवा के सुपुर्द कर रहा था। नवाल की मौजूदगी को महसूस करके भी उसकी तरफ नहीं देखा तो नवाल ने अपने पसीने से तर होती हथेलियों को आपस में मसला और कदम बेड की जानिब बढ़ाए। बेड के करीब आकर रुकी तो नज़रें दानियाल के वजही चेहरे के खदोखाल में उलझ गई। माथे पर भूरे बाल बिखरे हुए थे, घनी मूंछों तले शंगर्फी लब सख्ती से भिंचे हुए थे। नवाल ने झुककर नरमी से अपनी उंगली दानियाल के होंठ पर फेरी, जिस पर दानियाल ने अपनी सुर्ख होती आंखें वाह की, जो नवाल की शहद रंग रोशन आंखों से टकराई। दानियाल के चेहरे के संजीदा तासुरात देख नवाल ने मुस्कुराने की नामुमकिन सी कोशिश की। तभी दानियाल ने बिना नवाल को समझने का मौका दिए उसकी कमर में हाथ डालकर उसे बिस्तर पर गिरा दिया और खुद उस पर झुक आया। अपने दोनों हाथ नवाल के इर्द गिर्द देखकर चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब कर लिया। अपनी बेबाक नज़रों से नवाल को सर से पांव तक देखते उसे खुद में समेटने पर मजबूर कर दिया। नवाल के माथे से उंगली ट्रेस करते हुए उसके होंठों के पास आकर रुका तो नवाल ने सख्ती से शीट को अपने हाथों में दबोच लिया। होंठों से सिरकती हुई उंगली गर्दन से जैसे ही आगे जाने लगी, नवाल ने तड़प कर दानियाल की उंगली थामी, जिस पर दानियाल ने जज्बात से सुर्ख पड़ती अपनी आंखें नवाल की तरफ उठाई। चंद पल नवाल को अपनी सुर्ख आंखों से देखने के बाद उंगली हटाकर वहां अपने लब रख दिए और चेहरा नवाल की गर्दन में छुपा लिया। तुम्हें पता है ये ड्रेस पहनने को क्यों कहा तुम्हें? दानियाल की सरसराती हुई आवाज़ सुनकर नवाल का सारा खुमार भग हुआ। चेहरा मोड़कर दानियाल को देखना चाहा तो उसने नवाल का जबड़ा अपने हाथ में दबोचकर उसे ऐसे करने से रोक दिया। उस दिन जब तुम ये रंग पहनकर मेरे करीब आई तो मुझे अपना दिल कानों में धड़कता महसूस हुआ। इस रंग में तुम्हें खुद के लिए सजा देखा अपने मुंह जोर जज्बात पर बंद बांधना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था, लेकिन तुम्हारी बेरुखी, इतने दिन की दूरी मेरे सब जज्बात को सर्द बना गई है। तो अब मैं चाहता हूँ आज फिर तुम अपनी कुर्बत की आन से उन सर्द जज्बात को सुलगाओ। मध्यम लहजे में सरगोशियाँ करता नवाल की जान लबों पर ले आया। नवाल के कपकपाते वजूद को महसूस करके दानियाल सीधा होकर बैठा, नज़रें गहरे सांस लेती नवाल के होंठों से सिरकती उसके पल्लू से उलझी, जिससे उसकी धोतिया कमर वाज़ेह हो रही थी। अभी दानियाल झुकता कि नवाल ने एकदम से करवट बदल दी, जिस पर दानियाल ने लब भेजकर नवाल की पुश्त को देखा और फिर एक ही झटके में कमर पर लगी सब डोरियों को खींचकर तोड़ दिया और एक ही झटके में नवाल की कमर में हाथ डालकर उसे खींचा और खुद बेड पर पीछे को नीम दराज हो गया। उस अचानक अफ्ताब पर नवाल एक हाथ अपनी कमर और दूसरा दानियाल के सीने पर रखे मुंह खोले उसे देख रही थी, जिस पर दानियाल ने करवट बदलकर नवाल को बेड पर लिटाया और खुद उस पर झुककर कंधे से शर्ट सिरकाई और बिना नवाल के एहतजाज को किसी खातिर में लाए उसका पल्लू दूर उछाल दिया और अब्रू अचकाकर नवाल को देखा, जो तमाम हशर सामानियों समेत उसके सामने मौजूद थी। पल्लू हटाने से वजूद की रनाइयाँ वाज़ेह होने लगी तो नवाल ने जल्दी से तकिया पकड़कर खुद पर रखना चाहा, जिसे दानियाल ने पकड़कर दूर उछाल दिया। नवाल की कलाइयाँ अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर उसकी गर्दन पर पूरी शिद्दत से झुक गया। दानियाल के शिद्दत भरे लम्स पर नवाल को ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने दहकता हुआ कोयला उसकी गर्दन पर जां बजां रख दिया हो। गहरे गहरे सांस लेती नवाल ने दानियाल के बालों में हाथ उलझाकर उसका चेहरा अपने सामने किया, जिस पर दानियाल ने अपनी सुर्ख अंगारा होती आंखों से नवाल को देखा। अपना बाजू नवाल की नाजुक कमर के गिर्द लपेटकर उसे खुद में इतनी ज़ोर से भींचा कि नवाल सिसक पड़ी। आइंदा मज़ाहमत मत करना नवाल, वरना बहुत बुरा होगा। नवाल की तेज़ सांसों में अपनी दौंकनी की मानित चलती सांसों को शामिल करते हुए कहा तो नवाल को अपना आप दानियाल की कुर्बत में बहकता हुआ महसूस हुआ। दानियाल कुछ पल तो नवाल का सुर्ख पड़ता चेहरा देखता रहा, फिर झुककर उसके निचले होंठ पर अपने दांत काट दिए, जिस पर नवाल ने तड़प कर उसे देखा, जबकि दानियाल की नज़रें अभी भी नवाल की आंखों पर टिकी हुई थी। पीछे हटकर कंफर्टर खोलकर खुद पर लिया और करवट बदलकर लेट गया, जबकि नवाल हक दक सी उसकी पुश्त को देख रही थी।
आंखों में जैसे मिर्चें सी बढ़ने लगी। कमरे की खामोशी में नवाल की सिसकी गूंजी तो दानियाल ने जब से आंखें मींची। बात कोई और होती तो वो भूल भी जाता, मगर हर बार जब भी कुछ हुआ नवाल ने उसे छोड़ने की ही बात की। और ये बात दानियाल राजपूत मज़ीद नहीं सुन सकता था। वो उसे देख अपने दिल और जज्बात पर काबू नहीं रख पाता था, मगर अब वो नवाल को अपने जज्बात की तौहीन करने भी नहीं देना चाहता था। अभी नवाल रोते हुए उठकर जाती कि दानियाल ने एक झटके में उसे खींचकर कंफर्टर में किया तो नवाल सिसक पड़ी, जिस पर दानियाल ने उसकी पुश्त सुलाई। रोने की बजाय मुझे कैसे मनाना है ये सोचो, और मुझे सुबह 10 बजे उठा देना। नवाल के बालों में हाथ उलझाकर उसका चेहरा अपने सामने करते हुए नरम लहजे में कहकर उसके होंठ पर दिए जख्म पर नरमी से अपने होंठ रखकर नवाल की आंखों से बहते आंसू अपने होंठों से चुनने लगा। मैं नहीं मनाऊंगी, नवाल ने रोते हुए कहा तो रूम की फिजा में दानियाल का दिलकश कहका गूंजा। तो फिर रोज़ मेरी जानलेवा कुर्बत सहने के लिए खुद को तैयार भी रखना। नवाल की कमर पर अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा तो शर्म से नवाल का चेहरा बिल्कुल अपनी साड़ी जैसा हो गया। दानियाल के आसार में अपना नाजुक वजूद तपता हुआ महसूस हुआ। तो अब बताओ, कब मना रही हो मुझे, या मैं अपनी मर्जी करूं? मुसलसल खामोशी महसूस करके दानियाल ने कहा तो नवाल ने अपनी गिरफ्त दानियाल की शर्ट पर मजबूत कर दी। मैं मना लूँगी जल्द ही, नवाल ने मुनमुना कर कहा तो दानियाल ने मुश्किल अपना कहका जब्त किया। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा, अगर तुम ना मना सके तो अपनी मर्ज़ी करूँगा, दानियाल ने कंधे झुकाकर कहा तो नवाल ने इस बात में सर हिला दिया। दानियाल ने हाथ बढ़ाकर साइड लैम्प बंद किया और नवाल के गिर्द हसार तंग करके आंखें मूंद ली। देखो फ़रा, फूफो से हमारा जो भी मसला है वो अलग बात है, मगर तुम दोनों हमारी बहनों जैसी हो, हमारे ख़ानदान की इज्जत हो, हमारा बचपन साथ में गुजरा है, तो ये नाराज़गी छोड़ो और बाहर आकर खाना खाओ, दानियाल ने नरमी से दोनों बहनों को समझाते हुए कहा, क्योंकि वो उन लोगों में शामिल नहीं थे जो किसी के गुनाह की सज़ा किसी और को देते थे। अगर हम बहनों जैसी ही हैं तो हमें शादी के बारे में क्यों नहीं बताया? सना के कहने पर फ़ातिह ने गहरी सांस भरी। देखो सना, तुम लोग हमें अजीज़ हो, लेकिन वो बीवियाँ हैं हमारी। मेरी नज़र में माँ बाप और मियाँ बीवी के रिश्ते से बढ़कर कुछ भी नहीं। बताया इस वजह से नहीं ताकि तुम लोग बिला वजह का ड्रामा क्रिएट ना करो। और दूसरी बात, तुम और सना यहाँ से शिफ्ट हो रही हो, चाहे तो यहाँ वाइट पैलेस रह लो या फिर राजपूत मैंशन, क्योंकि अब तुम दोनों का भाई भी यहाँ नहीं तो तुम दोनों का हमारे साथ रुकना मुनासिब नहीं। अगर वाइट पैलेस रहना है तो हम मैंशन में शिफ्ट हो जाएंगे या फार्म हाउस, और बस सामने वैसे भी एक फ्लैट लिया है, जब तक तुम लोग लंदन नहीं चली जाती वहाँ भी शिफ्ट हो सकती हो, फ़ातिन ने दो टोक लहजे में कहा तो उन दोनों ने सर झुका लिया, जबकि दानियाल ने फ़ातिन को अब बस करने का इशारा किया और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। जो भी तुम दोनों का फ़ैसला होगा वो बता देना, हमें शादी में तो बुलाएंगे ना? सना के कहने पर दानियाल के मुस्कुराते हुए सर हिलाया और फ़ातिन को लिए बाहर निकल गया, मगर वो ये नहीं जानते थे जिन्हें छोटी बहनें समझकर समझा कर आए हैं वहीं उनकी पीठ पर वार करेंगे। और ये थी आज की एपिसोड। होप सो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।